यूक्रेन में रूस के द्वारा हमला किए जाने के बाद जो भारतीय छात्रों के हालात वहाँ पर बने हुए हैं या जो छात्र वहाँ से लौट आए हैं उनसे आज उनकी आप बीती जानेंगे, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसके बाद जो भारतीय माँ बाप हैं जिनके छात्र वहाँ पर फंसे हुए थे उनकी भी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आज जो अजय है घरोंडा का वो वहाँ से लौट आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के हालात वहाँ थे, कैसे वे यहाँ से निकल के आए हैं और जो परिजन थे उनके अभिभावक थे उनकी किस तरह से चिंता बनी हुई थी। हमारे साथ यहाँ पर अजय मौजूद हैं। अजय, सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि जो आप वहाँ पर पढ़ रहे थे किस यूनिवर्सिटी में थे, क्या कुछ हालात वहाँ के थे? हम ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। मेरे 4th ईयर 2nd सेमेस्टर था। तो एकदम में 24 को रात से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे मिसाइलें स्टार्ट हुई थी। उन्होंने फर्स्टली नेवी बेस उड़ाया था ओडिशा का, देन वो आगे कैपिटल के थ्रू गए थे उस तरफ से। आगे से हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे थे दिन बर दिन, बहुत आगे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जा रही थी, कोई बाहर नहीं निकलना था, स्टोर्स वगैरह भी बहुत कॉस्टली हो गए थे डे पर डे। और बहुत स्थिति ऐसी हो गई थी कि भाई कि वहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि एम्बेसी ने कहा था तुम बॉर्डर तक पहुँचो, आगे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जी। तो क्या मानते हैं किस तरह से जो आप वहाँ पर निकले, जो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, बसों का किराया अगर बात की जाए तो क्या कुछ ऐसा खर्च हुआ आप लोगों का? हमारा वहाँ के बस का एक्सपेंस तो 7-8 थाउजेंड हुआ यूक्रेनियन करेंसी के हिसाब से, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से 25-26 हज़ार रुपये हो गए, क्योंकि इतने हमारी फ़्लाइट्स पे नहीं लगते थे जितने हमें वहाँ बॉर्डर तक आने में पैसे देने पड़े। ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो गया। तो रास्ते में भी कोई पूछताछ हुई आप लोगों से? हाँ, रास्ते में पूछताछ हुई, यूक्रेनियन मिलिट्री ने भी करी, रशियन मिलिट्री ने भी करी। वो ये चेक कर रहे थे तुम पासपोर्ट तुम इंडियन के ही प्रूफ हो, क्योंकि इंडियन का फ्लैग होना चाहिए था बस पे, और जो एडवाइजरी जारी करी गई थी हमारे लिए, और उसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। तो हमारे पासपोर्ट सारे कंफर्म कर रहे थे एक एक बच्चे। कौन से बॉर्डर से आप वहाँ पर क्रॉस करके गए और वहाँ पर बॉर्डर पे जो हालात थे वो क्या थे? हम रोमेनिया बॉर्डर से पार होके गए हैं, तो हमारे वहाँ पे बॉर्डर पे हालात बढ़ते ही जा रहे थे, क्रिटिकल होते ही जा रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे। हम जब पहुँचे थे 5-6 हज़ार बच्चे थे, दैन इंक्रीज़ 10-12 हज़ार बच्चे हो गए थे। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, आगे धक्का मुक्की इतनी हो रही थी, बच्चों के पासपोर्ट गुम हो रहे थे, कईयों के फ़ोन भी गुम हो रहे थे, और कॉन्टैक्ट घर पर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बॉर्डर पर नेट नहीं चल रहे थे। तो वहाँ पर कितना समय लगा आप लोगों को? तो हमें वहाँ पे 13-14 घंटे लग गए मिनिमम निकलने में, क्योंकि हर 2-3 घंटे के बाद 2-3 बच्चे या 4 बच्चे बीच बीच में निकाल रहे थे, लड़कियों को पहले प्रेफरेंस दे रहे थे। जी। तो उसके बाद कहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट किया गया, वहाँ से कैसे फ़्लाइट वगैरह आपको मिली? देन हमें रोमेनिया बॉर्डर पार करा तो हमें वीज़ा रोमेनिया का मिला, आगे एम्बेसी की हमें हेल्प मिली, उन्होंने हमें शेल्टर शिफ्ट करा, हम 2 दिन वहीं रहे, वहीं पे खाना था इंडियन एम्बेसी का ही, तो वही पूरी केयर कर रहे थे। देन हमें वो कैपिटल में लेके गए कि भाई तुम्हारी अब इमिग्रेशन होगी और तुम्हारी फ़्लाइट होगी। देन 1 दिन के बाद हमारी सुबह फ़्लाइट हो गई थी, तो हमें इंडियन कार्गो में शिफ्ट करा गया गाज़ियाबाद इंडियन एयरपोर्ट। जी। तो अब पढ़ाई को लेकर क्या कुछ है आगे? यूक्रेन की तरफ से कुछ होगा मेडिकल, जो पढ़ाई आपकी पूरी हो जाएगी, या इंडियन गवर्नमेंट क्या कुछ सहयोग करेगी? यूक्रेनियन हमारी यूनिवर्सिटी ने तो अभी यही बोला तुम ऑनलाइन स्टडी पे बेसिस हो, तुम ऑनलाइन स्टडी करो, हमने तुम्हारी ऑनलाइन चला दी गई है कि आगे जैसी कंडीशन होगी हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें यूनिवर्सिटी चेंज करनी हो तुम कर सकते हो। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही कहा फुल सपोर्ट हम तुम्हारा करेंगे। जी। तो इस दौरान आपको पैदल वगैरह भी चलना पड़ा? हमें 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत थी, रश बहुत था, क्योंकि यूक्रेनियंस भी थे, इंडियंस भी थे, इसराइल भी थे, बहुत कंट्रीज़ के बच्चे थे वहाँ पे इकट्ठे हम। तो आप लोगों ने ऐसे हालात कभी देखे हैं ज़िंदगी में? नहीं, हमने आज पहली बार हमने ऐसा फेस टू फेस देखा कि भाई कि कैसे हालात हो जाते हैं। तो उसके बीच से निकल के आना किस तरह का अनुभव रहा आप लोगों का? था तो बहुत मुश्किल, डरे हुए थे भाई क्या हो जाए, कहाँ से मसाइल आ जाए, कुछ नहीं पता था। जी। बट फिर भी हम कॉन्फिडेंटली खुद सेल्फ करके आए, फिर आगे एम्बेसी ने बहुत हेल्प करी हमारी। एम्बेसी ने हेल्प? हाँ जी। तो जो बच्चे हैं यहाँ पर, इन्होंने बात कही है, जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी इनकी हेल्प हुई। इनके बाद जो इनके पिता है उनसे जानेंगे कि किस तरह की सिचुएशन इनकी बनी हुई थी। जी सलूजा जी, ये जानना चाहूँगा, जिस टाइम पता चला कि वहाँ पर बमबारी शुरू हो चुकी है तो हालात क्या थे परिवार के आप लोगों? हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे जी, सारे घर में डर का माहौल हो गया था जी, रिश्तेदारों में भी जी। बार बार कर रहे थे वहाँ भी, ऊपर वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना, सरकार से जी, मोदी सरकार ने जी बहुत सहायता करी, हमारे एमएलए हमारे साथ बहुत सहायता की जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद एमएलए साहब का भी जी, और मोदी सरकार का भी और खट्टर सरकार का भी जी।
तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश में बच्चा भेजा आप लोगों ने, तो यहाँ पर भी उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को इस तरह से? सरकार से ये कहना चाहता हूँ जो पैसा बाहर जाता है या यहाँ यूनिवर्सिटी को कम पैसा दिया जाए, वही रेट ले, सारा पैसा देश में रहेगा, देश के काम आएगा जी, तो सर- उससे फायदा होगा। सारा देश को फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा, सारा डॉक्टर बढ़ेंगे हमारे देश में बहुत ज़्यादा मेडिकल जी। जी जी बिल्कुल। जो पढ़ाई है वो यहाँ पर इंडिया में बहुत महंगी है मेडिकल की पढ़ाई, लेकिन विदेशों में कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि जो वहाँ की फ़ीस है वो कम है और मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सस्ते में भी हो जाती है। लेकिन अब जो हालात यूक्रेन के बने हुए हैं या भविष्य में क्या कुछ रहता है इसका भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो सस्ती की जाए, ताकि जो अभिभावक है अपने बच्चों को बाहर विदेश में भेजने के मजबूर ना हो और उनकी पढ़ाई यहाँ पर हो सके। फिलहाल जो अजय है वो यूक्रेन से लौट आया है, घर वाले भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं, और जो दूसरे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी भी हम कामना करते हैं कि वे भी जल्द से जल्द घर वापसी कर सके। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।